Dear students, in this lecture, I have selected some thesis statements from the work that has been submitted to me by different students. The purpose of sharing these thesis statements is to throw light on the fact that many a times a student is not sure what he or she is writing about in an essay. ऐसे में जो चीज़ चेक होती है वो ये है कि आपकी अपनी क्लैरिटी कितनी है किसी भी टॉपिक के बारे में. सो अगर मैं बात कर रही हूँ लेट्स से रियल डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, तो मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस मीन्स एस्से. थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मेरे एस्से की स्टेटमेंट क्या है. यानी एक आपके पास है टॉपिक एक चीज़ आपको कह रहा है, उस टॉपिक के ऊपर आपकी स्टेटमेंट क्या है. जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अभी खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, तो क्या होगा ये कि हर बंदे की उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आएगी, हर इम्पॉर्टेंट पर्सन की. सो आपको एक टॉपिक दिया जा रहा है, उस टॉपिक के ऊपर आपकी स्टेटमेंट क्या है. अब एक सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर हमें एक टॉपिक दे दिया गया है तो हमने उस टॉपिक के साथ एग्री करना है. सो क्या अगर 9/11 का इंसिडेंट हो गया है तो क्या कोई कंट्री बैठ के ये सोचेगी कि लेट्स से द टॉपिक इज़ जी 9/11 के ऊपर टॉपिक है कि वॉर ऑन टेरर, क्योंकि 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर वेज हुई है. वॉर ऑन टेरर इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो अब क्योंकि ये कह दिया उसने कि वॉर ऑन टेरर इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये अब मैंने इसके साथ एग्री ही करना है. ऐसा नहीं होता. टॉपिक आपको दिया गया है, दैट इज़ ओपन एंडेड. टॉपिक देने का तरीका ये है कि बाज़ का स्टेटमेंट पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, क्वेश्चन हो सकती है, लेकिन आपके लिए हर थीसिस स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है. सो अगर सवाल आया है वॉर ऑन टेरर इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो आपने टॉपिक को देख के क्वेश्चन में बदलें, इज़ वॉर ऑन टेरर अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. अब आपने इसका जवाब देना है. फ़र्ज़ करें कि 9/11 हुआ है और आपका पेपर में आपको 9/11 के पर्सपेक्टिव में सवाल आ रहा है कि टेररिज्म इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. अब अपेरेंटली टेररिज्म तो है ही वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इसीलिए वॉर ऑन टेरर वेज की गई ताकि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. लेकिन आप क्या करेंगे? आप इस स्टेटमेंट को चेंज करेंगे क्वेश्चन में, इज़ वॉर ऑन टेरर अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, तो आपने इसके ऊपर काम करना होगा. अब ये आप थीसिस स्टेटमेंट देखें कि आपकी स्टेटमेंट है टॉपिक के ऊपर. आप क्या समझते हैं? नंबर 1, डू यू अग्री विद इट और डिसअग्री विद इट. नंबर 2, इफ़ यू आर अग्रीइंग विद द टॉपिक, इफ़ यू आर अग्रीइंग टू द टॉपिक, देन हाउ आर यू गोइंग टू डिफेंड योर पोजीशन. आपका आर्ग्यूमेंट क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको प्रॉम्प्ट कर रही है, कोर्स कर रही है, इनकरेज कर रही है कि आप इस चीज़ की फेवर में जाएं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपने आप को डिफेंड भी करना है. अब ये हम पहले तो ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या परसीव करते हैं थीसिस स्टेटमेंट से. द फर्स्ट थीसिस स्टेटमेंट इज़ बाय समवन हु हैज़ एंड आई हैव शेयर्ड दिस विद दिस परमिशन, someone who has appeared twice in CSS exams और unfortunately he got flunk. और फिर because there are many students who come to me before their third attempt, जब उनको पता होता है कि मैं इस थर्ड अटैम्प्ट गुजरवा देती हैं, पास हो जाती है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है. सो बच्चे आते हैं. अब ये एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है और एक सीजनड स्टूडेंट है, तो मेरे पास जब ये आया है तो ये सीजनड है. ठीक है, अब आप इसकी स्टेटमेंट, इसकी 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया भी होगा. लेकिन बहरहाल पहले तो देखते हैं ना कि उसने क्या किया है. So the statement is, although the growing discontent with globalization has led to the resurgence of national chauvinism, the outstanding issues of the contemporary world can only be tackled through global efforts and cooperation. अब हम जब हम बात करते हैं किसी भी टॉपिक की, अभी आपके पास ये तो बात हो रही है कि ग्लोबल एफर्ट की हमें ज़रूरत है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात हो रही है. लेकिन आप ये देखें कि हमें ऐसे पढ़ के आप देख रहे हैं कि मैंने चेक किया हुआ है तो ग्रामेटिकल गलती नहीं है. ठीक है, दूसरी बात ये कि लुक एट द जार्गन, द डिक्शन. ऑल्दो द ग्रोइंग डिसकॉन्टेंट विद ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू द रिसर्जेंस ऑफ नेशनल शॉविनिज्म, the outstanding issues of the contemporary world can only be tackled through global effort and cooperation. So बात ये है कि जो global effort है वो जो है वो solve कर सकती है global issues को. The need of global effort या जो है इंटरनेशनल एफर्ट्स जो है या ग्लोबल सोसाइटी की जो एफर्ट है ग्लोबल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की, उनकी बात हो रही है. और आपको समझ आ रही है
कि उसने एक पर्टिकुलर स्टांस लिया है कि ग्लोबल एफर्ट एंड कोऑपरेशन के बगैर ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती. दिस इज़ अ गुड थीसिस स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ क्लियर. क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. अगर स्टूडेंट के अंदर क्लैरिटी नहीं होगी तो वो पेपर पे शो हो जाती है. और दूसरी बात ये कि इससे पहले कि आपका आइडिया चेक हो, आपकी लैंग्वेज चेक होगी. योर लैंग्वेज हैज़ टू बी अप टू द मार्क. इफ़ इट इज़ नॉट देन आई एम रियली सॉरी बट यू आर इन हॉट वाटर्स. अच्छा, अगली अब स्टेटमेंट देखें. रियल डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. इंडीड प्रोग्रेस विच fails to transform the lives of people is no progress at all. Real development is an all-in-all approach. Is an all-in-all. ये all-in-all मिट गया था. All-in-all approach which transforms the social, economic, and political lives of people. Grammatically, this is correct. ठीक है. प्रोग्रेस विच फेल्स टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ पीपल इज़ नो प्रोग्रेस एट ऑल. अब ये हमें समझ आ गया कि जो रियल डेवलपमेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट से लाइफ चेंज होनी चाहिए. रियल डेवलपमेंट इज़ एन ऑल इन ऑल अप्रोच. परहैप्स द राइटर वांटेड टू से ऑल इनकम्पसिंग. परहैप्स, आई डोंट नो. लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी की चॉइस ठीक नहीं होगी तो आप अपनी बात कह नहीं पाएंगे. Which transforms the social, economic and political lives of people. So real development जो है वो एक solution होता है social, economic and political lives का. अब आप अगर इस वाली statement को देखें ना तो ये वो एक क्लीशे statement है जो कि हमारा student लिखता है कि हर सवाल के जवाब में लिख दो जी. पर्सनल या साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पे आपने बात कर ली तो सॉल्व हो गया. लेकिन फिर भी अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूँ तो ये भी एक बुरी स्टेटमेंट नहीं है. और जो पहली स्टेटमेंट है उसमें आप ये देखें कि जब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं सो जार्गन भी नज़र आ रहा है, लेकिन किसी भी राइटिंग के अंदर लुक एट द हैंड राइटिंग, द इम्प्रेशन दैट द हैंड राइटिंग इज. व्हेनेवर आई मेंशन इट टू माय स्टूडेंट्स के बच्चों यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपकी जो हैंड राइटिंग होती है वो शो करती है कि आप खुद भी कितने मैच्योर हैं और आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है. सो यू कैन सी कि जो हमारी पहली थीसिस स्टेटमेंट है उसकी हैंड राइटिंग बहुत मिच्योर है. ठीक है, हैंड राइटिंग भी मिच्योर है और आपको नज़र भी आ रहा है, स्पेलिंग्स भी सही नज़र आ रहे हैं. टीचर्स को भी ऐसे ही जो आंसर स्क्रिप्ट होती है वो कम्युनिकेट कर रही होती है कि स्टूडेंट ने क्या किया है. सो वंस अगेन लेट्स गो थ्रू इट. यहाँ पे हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है उसके अंदर हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं. ठीक है, हमारे पास 2 क्लॉजेज हैं. सो पहली क्लॉज कहाँ है? ऑल्दो से जुमला शुरू. ऑल्दो द ग्रोइंग डिसकंटेंट विद ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द रिसर्जेंस ऑफ नेशनल शोविनिज्म. यहाँ तक हमारी फर्स्ट डिपेंडेंट क्लॉज है. और एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम जब थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं तो हम ऑल्दो के साथ जुमला शुरू करें. लेकिन आपने याद रखना है कि हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑल्दो और येट का पेयर को इस्तेमाल करते हैं. तो ऑल्दो के साथ येट नहीं लगता, और अगर आपने येट लगाना है तो फिर आप ऑल दो नहीं लगाएंगे. अच्छा, दूसरी क्लॉज क्या है? द आउटस्टैंडिंग इश्यूज ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. दिस इज वन स्टेटमेंट विद 2 क्लॉजेज. तो क्लॉज भी तो यही होती है कि हम 2 आइडियाज को जोड़ रहे होते हैं. ठीक है, सो एक आइडिया दूसरे आइडिया पे डिपेंड कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज लिख देते हैं. ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये एक ही सेंटेंस बनाया गया है. और नीचे क्या हुआ है कि नीचे वाली हमारी स्टेटमेंट में रियल डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट में indeed progress which fails to transform the lives of people is no progress at all. This is one sentence. ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें रिलेटिव क्लॉज लगी हुई है. रियल डेवलपमेंट इज एन ऑल इनकम्पसिंग अप्रोच या ऑल इन ऑल अप्रोच विच ट्रांसफॉर्म्स द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइव्स ऑफ पीपल. दिस इज अनदर सेंटेंस. तो हमारे पास ये 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाए गए हैं. मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ वो ये बात है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने थीसिस स्टेटमेंट में एक जुमला लिखा है या 2 जुमले लिखे हैं, क्योंकि ये थीसिस सेंटेंस नहीं है. दिस इज थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट कुड बी एंड शुड बी अ शॉर्ट पैराग्राफ. तो अब ये डिपेंड करता है कि आप पैराग्राफ में कितनी चीज़ें शामिल करना चाहते हैं. तो ये पैराग्राफ जो है ये 2 जुमलों का हो सकता है, 3 जुमलों का हो सकता है, 4 का हो सकता है. दैट इज़ टोटली फाइन. एंड इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट तो आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आउटलाइन से ऊपर लिखते हैं, यानी आउटलाइन लिखते हैं. आउटलाइन में बुलेट्स बनाने से पहले आप आउटलाइन में हेडिंग देते हैं थीसिस स्टेटमेंट. यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर आप उसको उसके नीचे अपनी बुलेट्स बनाते हैं. ये वाली जो हमारी पहली जो आउटलाइन है ये मैंने थीसिस स्टेटमेंट जो है ये आउटलाइन से उठाई है. सो ये आउटलाइन में लगी हुई थी. और जो नीचे वाली है ये मैंने होमवर्क दिया था सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट लिखने का, तो ये मैंने वहाँ से उठाई है. ठीक है, अब हम दूसरी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं.
So here I have two other thesis statements. Democracy and illiteracy cannot go together. Democracy is the government of people, similar to, अच्छा अब ये देखें, डेमोक्रेसी इज, अब उसने कहना था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यहाँ पे वो कोट कर रहा है, लेकिन वही बात है कि आपने क्लीशे एक पढ़ लिया और आप क्लीशे को कोट कर रहे हैं, तो आपको क्लीशे के मार्क्स किस लिए मिलेंगे? जब तक आपने एफर्ट नहीं पुट की होगी अपने एग्जाम में, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एग्जामिनर जो है वो आपको लीवरेज दे दे? तो ये एक क्लीशे है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. सो यू हैव टू लुक फॉर अ बेटर कोटेशन. एनीवेज, अच्छा जी, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, सिमिलर टू, ये लैंग्वेज देख लें. इलिटरेसी, हैव नॉट नॉलेज अबाउट द कंट्री ऑफ पीपल. अब ये शायद कहना था कि इलिटरेसी मीन्स दैट वन हैज़ नो नॉलेज अबाउट वंस कंट्री. इट इज़ बैकबोन ऑफ कंट्री एंड इट्स प्लेज गुड रोल इन सोसाइटी. अब ये क्या कह रहा है? असल में जुमला ये बन रहा है, इट आया है इलिटरेसी के बाद. सो सिमिलर टू इलिटरेसी. अब अगर ये जुमला अलग बन रहा था, इलिटरेसी हैव नॉट, तो ये इट जो है, इट इज़ बैकबोन, ये इलिटरेसी की बैकबोन बन गई है टेक्निकली. अगर मैं इसको देखूँ कि लिखा हुआ क्या है, बहुत दफ़ा स्टूडेंट वो लिख ही नहीं पा रहा होता जो वो कहना चाहता है. अब मुझे पता है कि स्टूडेंट ये कहना चाह रहा है कि डेमोक्रेसी बैकग्राउंड है, बैकबोन है, लेकिन जो लिखा है वो ये है कि इलिटरेसी इज़ बैकबोन ऑफ कंट्री, is the backbone of a country, and it plays good role in society. Good role क्या होता है? In the same way, दोबारा सेमीकोलन का इस्तेमाल जो कि यूजलेस है, it doesn't make sense. Illiteracy, track down, perhaps track down कहना था. The dash, the of country, ये दा से पता नहीं क्या मुराद है कि यहाँ पे क्या था. And it does not play good role in society. So in the same way, अब ये कंपैरिजन था शायद कि पहले ये डेमोक्रेसी वाली बात थी और फिर उसने ये कहा है कि सिमिलरली जो इलिटरेसी है वो ट्रैक डाउन करती है, डिरेल करती है किसी कंट्री को, और गुड रोल प्ले नहीं करती. अब आपको ये नज़र आ गया होगा कि ये कितनी बुरी लैंग्वेज है और स्टूडेंट एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा. एक्सप्रेशन क्या होता है? योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. इफ़ यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू डोंट हैव एक्सप्रेशन. सो नाउ ही और शी वॉन्ट्स टू से समथिंग, लेकिन वो समथिंग जो है वो पेपर पे नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सप्रेशन नहीं है. अच्छा जी, अगली थीसिस स्टेटमेंट देखें. नो वन वांट्स द फेट ऑफ माइनॉरिटीज. माइनॉरिटीज टुडे आर फेसिंग परसिक्यूशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री दे बिलोंग टू. अच्छा, अब ये देखें, रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री दे बिलोंग टू, ये किसकी बात हो रही है? ये परसिक्यूशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स की हो रही है? नहीं ना, ये बात हो रही है माइनॉरिटीज़ की. तो ये आपको यहाँ पे एरो थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होगा जो मैंने स्टूडेंट को लगा के दिया था कि ये माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है. तो इसकी जगह ठीक नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ दी कंट्री दे बिलोंग टू. इसको कहते हैं हम लैंग्वेज में डैंगलिंग पार्ट. डैंगलिंग पार्ट ये होता है कि जिस चीज़ का ताल्लुक जिस चीज़ के साथ होता है उसे उसके साथ नहीं लगाया होता, किसी और के साथ लगाया होता है. इसको लिखने का बेहतर तरीका ये था कि रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री दे बिलोंग टू, माइनॉरिटीज टुडे, या ऑल माइनॉरिटीज, या मोस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज टुडे आर फेसिंग परसिक्यूशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स. यहाँ पे इस पॉइंट पे वो इंफॉर्मेशन आ सकती थी जो कि ऑल सॉर्ट्स से रिलेटेड होती. तो यहाँ पे क्या आ सकता था? परसिक्यूशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स इन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल रेलम्स, या जो भी कहना था. ये इंफॉर्मेशन गलत लगी हुई है. अच्छा जी, डिस्क्रिमिनेशन ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ग्राउंड्स इज. सो ये डिस्क्रिमिनेशन प्लूरल नहीं आना था, ये सिंगुलर आना था, डिस्क्रिमिनेशन, और फिर आना था इज अ कॉमन साइट. इंडीड बीइंग अ माइनॉरिटी इन दिस एज is something that no one wants. अब आप ये देखें कि जुमले तो आपको पता चल गए कि 3 सेंटेंसेस हैं. इस थीसिस स्टेटमेंट में एक मसला है. राइटर ने ये कहा है कि इंडीड बीइंग अ माइनॉरिटी इन दिस एज इज समथिंग दैट नो वन वांट्स. तो अब इसका मतलब ये है कि कुछ अरसे पहले तक लोग चाहते थे कि वो माइनॉरिटीज हो. अगर तो ये मोनर्की की बैकग्राउंड में बात हो रही है कि जब मोनर्की थी तो जाहिर बात है कि मोनार्क्स जो थे
दे वर इन अ प्रिविलेज स्टेट और वो दे वर ऑलवेज फ्यू। तो जब वो कम होते थे और माइनॉरिटी होती थी तो वो रूल करती थी। लेकिन अगर ये कहने की कोशिश किया तो ये लिखा हुआ नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन दिस एज से मुराद क्या डेमोक्रेसी है? क्योंकि मसला ये है हमारे पास कि जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जिसके अंदर आपका माइनॉरिटी होना कुड क्रिएट अ ट्रबल, क्योंकि आप जो है वो इस पोजीशन में ही नहीं होते कि अपनी राइट्स को, अपनी विल को असर्ट कर सकें। तो हम मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। अगर राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा है तो वो भी पेपर के ऊपर मौजूद नहीं है और हम हमें समझ नहीं आया कि इन दिस एज के अंदर प्रॉब्लम क्या है। और ये इन दिस एज एक दफा नहीं आया था, एक दफा टुडे भी आ गया। ठीक है, सो हो सकता है कि इनकी जो हालत थी वो पहले बेहतर हो। दिस थीसिस स्टेटमेंट, ये इट्स टोटली फ्लॉड। और ये वो थीसिस स्टेटमेंट है या वो ऐसे है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट अलहदा से नहीं लिखेंगे तो आप छुप जाएंगे। आप आपके एसे का पहला जुमला बता देगा कि आपकी लैंग्वेज कैसी है। लेकिन ये पहली थीसिस स्टेटमेंट वो वाली थीसिस स्टेटमेंट है जिसके बाद एग्जामिनर पेपर नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ टिक करेगा हर शीट को ताकि पता हो कि एग्जामिनर ने शीट देखी है, और एंड में जाके वो बच्चे को फेल कर देगा। जो नीचे वाली स्टेटमेंट है ये कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि स्टूडेंट जो है वो क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वीक एक्सप्रेशन है। और दूसरी बात ये कि ये इतनी कोई स्ट्रॉन्ग या प्रॉमिसिंग थीसिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव टू अदर थीसिस स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे मेरे पास दो और थीसिस स्टेटमेंट्स हैं। रियल डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। Indeed, building beautiful structures, spending millions on infrastructure, and erecting mega cities from nowhere would not lead to real development. Real development would only be achieved by enlarging people freedom and opportunities and improving their well-being. अच्छा, अब ये देखें कि रियल डेवलपमेंट की जो सेंस है या डेवलपमेंट की जो सेंस है वो स्टूडेंट को कुछ है। तो स्टूडेंट ले रहा है डेवलपमेंट को, जिसे हम कहते हैं, यानी बात हो रही है कि उसने डेवलपमेंट को उठाया एज अ की टर्म। तो डेवलपमेंट की ये बात हो रही है कि डेवलपमेंट क्या है। सो उसने कहा है कि डेवलपमेंट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स बनाना नहीं है। अब कौन ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स बनाता है? द चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो होमवर्क में एक बहुत कॉमन गलती ये निकलती है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो ठीक नहीं है। सो चॉइस ऑफ वर्ड्स से मुराद क्या होती है? अब आप ब्यूटीफुल नहीं कह सकते। सो ब्यूटीफुल का वर्ड स्ट्रक्चर के साथ नहीं आ सकता। तो मैग्नानिमस हो सकता है, जाइगेंटिक हो सकता है, ह्यूज स्ट्रक्चर्स हो सकता है, ब्यूटीफुल नहीं हो सकता। अच्छा, स्पेंडिंग मिलियंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर भी मेरा ख्याल है वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही है। मेरा ख्याल से मुराद है कि आप उसी में मूव करें। द आइडिया इज द सेम। एंड इरेक्टिंग मेगा सिटीज। तो मेगा सिटीज को इरेक्ट कौन करता है? हाँ, ये हो सकता था कि आप कहें कि जी फाइनेंसिंग हो सकता है, फाइनेंस करना मेगा सिटीज़ को। या आप ये कह सकते हैं कि जो मेगा सिटीज़ जो हैं उनको हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि मेगा सिटीज़ को बिल्ड किया जा सकता है। ठीक है, और
मेगा सिटीज़ जो हैं उनको डेवलप किया जा सकता है, लेकिन इरेक्टिंग मेगा सिटीज़ कैसे हो सकता है? इरेक्टिंग का जो काम है वो हम स्ट्रक्चर के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम मेगा सिटीज़ के साथ नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड मेगा सिटीज़, ये एक ही आइडिया है जिसको आपने 3 लफ्ज़ करके लिख दिया है, बट ये वही बिल्ड, इसका ताल्लुक है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो हमें ये कहना चाह रहा है कि बिल्डिंग जो है या किसी चीज़ को बिल्ड करना जो है वो रियल डेवलपमेंट नहीं है। फ्रॉम नोवेयर, अच्छा, एंड इरेक्टिंग मेगा सिटीज़ फ्रॉम नोवेयर वुड नॉट लीड टू रियल डेवलपमेंट। अब मुझे ये एक्चुअली पढ़ के ऐसा लगा कि जैसे वो जो है नेट जियो है, वहाँ पे मैं कोई प्रोग्राम देख रही हूँ और वहाँ पे मेगा सिटीज़ की बात हो रही है। सो मुझे ये इम्प्रेशन आया कि ये वहाँ से थोड़ा सा लेके और वो सारी की सारी स्ट्रक्चर और इन चीज़ों की सेंस में ही बात हो रही है। अच्छा, वुड नॉट लीड टू रियल डेवलपमेंट, रियल डेवलपमेंट वुड ओनली बी अचीव्ड बाय इनलार्जिंग पीपल्स फ्रीडम। ये देखें, जब हम बात करते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स की, सो चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होती है कि आप कभी भी लोगों की फ्रीडम को इनलार्ज नहीं कर सकते, इंक्रीज किया जा सकता है, इंक्रीजिंग पीपल्स फ्रीडम या इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ फ्रीडम दैट इज गिवन टू पीपल एंड, अच्छा, इनलार्जिंग पीपल्स फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी इनलार्ज करें फ्रीडम को और अपॉर्चुनिटीज को, एंड इम्प्रूविंग देयर वेल बीइंग। सो इनलार्जिंग अपॉर्चुनिटीज का नहीं होता, हाँ, हम एक्सटेंडिंग कर सकते हैं, एक्सटेंडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, एक्सेलरेट करना हो सकता है, इवन हम बहुत अपॉर्चुनिटी के वर्ड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इन इम्प्रूविंग देयर वेल बीइंग, अच्छा, इम्प्रूविंग देयर लाइफस्टाइल हो सकता था, लेकिन इम्प्रूविंग देयर वेल बीइंग से क्या मुराद है कि इम्प्रूविंग देयर वेल बीइंग, इंश्योरिंग देयर वेल बीइंग हो सकता है। वंस अगेन वेरी वीक एक्सप्रेशन, और जो कहना चाह रहा है स्टूडेंट वो कह नहीं पा रहा। ये मैं आपको थीसिस स्टेटमेंट दिखा रही हूँ, लेकिन द सेम इज़ ट्रू फॉर एनी सेंटेंस कि द मोमेंट यू राइट समथिंग आप बता देते हैं कि आपने क्या किया है और आपकी लैंग्वेज पे कमांड कितनी है। ये तो पूरी राइटिंग में आ गया, इसको निकाल दें। अच्छा, अब ये थीसिस स्टेटमेंट हमारे पास अगली आ गई, ट्रू पाकिस्तान, ये है, ये ऐसे एजुकेशन द वे फॉरवर्ड। सो ट्रू यानी अब राइटर ने, हमारे स्टूडेंट ने कहा है ट्रू, यानी एजुकेशन द वे फॉरवर्ड में उसने कहना चाहे कि यस या एजुकेशन इज द वे फॉरवर्ड, लेकिन ट्रू से हमें समझ नहीं आई। Pakistan's education system has always been in shambles, and it is equally true that some of its socio-political and economic failures can be attributed to this failing system. All is not lost yet. The very system can be revamped and made to deliver by improving the education sector, या by inculcating new values in the education sector or something like this. क्योंकि यहाँ पे आके हमें कहीं ट्रैक नहीं रहा कि जो एस्से है दिस इज़ अबाउट एजुकेशन। सो अब आप ये देखें, ये जो मैंने थीसिस स्टेटमेंट्स ली है ना, ये ज़्यादा सेम बच्चों की ली हैं ताकि आपको हैंड राइटिंग से भी पता चल रहा होगा। और दूसरी बात ये कि मकसद ये था कि बाज़ुकात एक स्टूडेंट अच्छी चीज़ लिख रहा होता है और बाज़ुकात वो गलत कर देता है, इसीलिए हम कहते हैं कि CSS जो है वो इट्स मोर ऑफ अ मैटर ऑफ चांस और आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं। अब ये देखें, आप छोटी सी चीज़ क्या किया उसने, हम नैरेटिव किसे कहते हैं? नैरेटिव ये होता है कि आप अच्छा भला ऐसे लिख रहे हैं एंड सडनली समथिंग हैपन्स और आप अपना नैरेटिव बदल देते हैं, बयानिया। उसने लिखा है आर सोशियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक फेलियर्स। अब आर से क्या मुराद थी? पाकिस्तान की बात हो रही है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड यू आर अ पाकिस्तानी, आप बन गए सब्जेक्टिव। अब आपके सब्जेक्टिव बनने से क्या होता है कि जब आप सब्जेक्टिव बन गए हैं सो आपने आर कह दिया। अगर आप सब्जेक्टिव हैं, आप न्यूट्रल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप बायस्ड हैं। और बायस्ड होने से क्या होता है कि आपकी जो बात है वो अपना सब्सटेंस लूज कर देती है। हमें लैंग्वेज को न्यूट्रल रखना होता है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी रहेंगे, लेकिन हम बात करते हुए अपनी बात को ऐसे शेप करते हैं कि अपेरेंटली ऐसा लगे कि हम बायस्ड नहीं हैं। सो यहाँ पे बाय इट्स सोशियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक फेलियर्स होना चाहिए था। अब ये जो फेलिंग सिस्टम था ये एजुकेशन का था, ठीक है, लेकिन हमें आप ये देखिए क्लैरिटी नहीं आई इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ऑल इज नॉट लॉस्ट येट, द वेरी सिस्टम कैन बी रीवैम्प्ड एंड मेड टू डिलीवर द वेरी सिस्टम। अब ये वेरी सिस्टम भी कौन सा है? ये सेम वही सिस्टम है एजुकेशन का जिसकी बात हो रही थी, लेकिन अगर आपकी राइटिंग में कोई चीज़ एक्सप्लिसिटली बताई नहीं जा रही तो मैंने खुद से डिटर्मिन नहीं करना कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इसी को एक्सप्रेशन कहते हैं दैट यू शुड बी इन अ पोजिशन टू कन्वे वट एवर इज ऑन योर माइंड।
सो एक्सप्रेशन यहाँ पे भी हमारे पास वीक हो गया, ठीक है. सो I won't approve both of these statements because they are not good enough. They are not convincing because of the language. Language बहुत weak हो गई है, ठीक है. Let's move on. अब ये मेरे पास आखिरी दो statements हैं. No one wants the fate of minorities. Minorities are persecuted around the world, and history tells us that human beings struggled for equality throughout its existence. Yet the battle is not over. अच्छा, अब आप ये देखें, minorities are persecuted around the world and history. एक तो ये कंपाउंड सेंटेंस था, कॉमा आना था. अगर आप कंपाउंड सेंटेंस में कॉमा नहीं लगाते तो सॉरी टू से, लेकिन आपका जुमला गलत हो जाता है. कॉमा लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपने उसमें कंजंक्शन ऐसी लगाई है, ठीक है. और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी टीचर के पास जाते हैं तो टीचर हमें कहता है कि जी छोटे जुमले बनाएं, बजाय इसके कि टीचर हमें ये बताएं कि आपने उसको पंक्चुएट कैसे करना है. दे फाइंड एन ईजी वे आउट फॉर देमसेल्व्स कि आप जाएं और जाके छोटा जुमला बना के लाएं. आई कंसिडर दिस अनफेयर. लेकिन बहरहाल बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि टीचर आपको बता रहा होता है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि टीचर क्या क्या रहा है, या इंग्लिश आपकी प्रायोरिटी नहीं होती. एनीवेज, जो भी हुआ, आपको टीचर ने बताया, आपको नहीं पता चला, या आपको टीचर ने नहीं बताया, अगर आपने कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या किसी भी सेंटेंस की पंक्चुएशन नहीं की तो वो गलत हो जाता है, ठीक है. क्योंकि ये आपका इंग्लिश का पेपर है तो 100 मार्क्स इसलिए है क्योंकि इंग्लिश आपकी चेक हो रही है. पहले इंग्लिश है, फिर कंटेंट है. सो 100 मार्क्स उसने एलोकेट किया. अच्छा, हिस्ट्री टेल्स अस, ये जो टेल्स अस वाला पोर्शन है ना, टेल्स का मतलब होता है पर्सनली. सो ये जो मैं आपको कर रही हूँ ना, मैं आपको, आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग. टेल इज मोर इनफॉर्मल. दूसरी बात ये कि टेल का काम तब होता है व्हेन वी आर विद समवन इन पर्सन. सो यहाँ पे इन पर्सन वाली बात नहीं. दूसरी बात ये टेल, लुक एट द वर्ड टेल, टेल्स अस. और बहुत दफ़ा आप अपने पेपर्स में, बीए के पेपर में सारे बच्चे दुनिया के यही करते हैं. इन दिस स्टोरी द राइटर टेल्स अस. टेल करने के लिए दिस इज मोर इनफॉर्मल, और टेल करने के लिए देयर शुड बी पर्सनल कम्युनिकेशन. टेल्स अस नहीं कर सकते आप. आप ये कह सकते हैं हिस्ट्री history is testimony to the fact, या history has witnessed, या history is full of examples. आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं. tells us is a poor way of saying that history has seen such human beings. अच्छा, अब ये देखें, that human beings struggled for equality throughout its existence. अब ये इट्स एग्जिस्टेंस किसकी एग्जिस्टेंस है? ये अगर ह्यूमन बींग्स थे तो वो दे होने चाहिए थे क्योंकि वो तो प्लूरल है. और अगर यहाँ पे हिस्ट्री की बात हो रही है कि इंसानों ने, इस हिस्ट्री की एग्जिस्टेंस में इंसानों ने हमेशा से जो है वो स्ट्रगल की है, अगर ये वाली बात करने की राइटर ने कोशिश की है तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि हिस्ट्री भी तो हमारे पास प्री हिस्टोरिक भी तो हम टाइम्स की बात करते हैं. तो हिस्ट्री तो बड़ी एक रीसेंट चीज़ है, उससे पहले भी ज़माने थे. पता नहीं राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है. तो जहाँ पे एग्जामिनर को समझ नहीं आता कि उसने कागज़ में क्या लिखा है, क्या लिखने की कोशिश की है, वहाँ पे एक्सप्रेशन वीक होता है एंड देन द स्टूडेंट हैज़ नो चांस. ठीक है, अब आप पेपर में, हमें पता है कि अगर 14,000 बच्चा इस साल बैठा है तो उस 14,000 में से हमें पता है कि सिर्फ 300 साढ़े 300 बच्चा पास हुआ है. तो वो जो 300 साढ़े 300 बच्चा पास हुआ है वो तो डिजर्व करता ही था पास होना. कुछ हमारे पास 200 बच्चा ऐसा होगा जिसके साथ बैड लक हुई होगी, लेकिन बाकी बच्चा हमारे पास जो है वो वही बच्चा है जो डिजर्व करता है कि वो फेल हो जाए. कम अज़ कम मैं इंग्लिश के पेपर की बात कर रही हूँ. क्यों डिजर्व करता है? क्योंकि ये नहीं कह रही कि मेहनत में कमी है. बात यह है कि अगर आप बता ही नहीं पा रहे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऐसे ही सब्जेक्ट के ऊपर रिलाई करता है जो आपको जज कर लेता है, आपकी लैंग्वेज को, आपके एक्सप्रेशन को, आपकी कम्युनिकेशन को वो जज कर लेता है. तो उसमें से शिफ्ट करना आसान हो जाता है. ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे सेमी कॉलन लग गया, ये एंड, और यहाँ पे जो कॉमा लगना था, और ये जो सेमी कॉलन और येट, ये कॉमा मैंने खुद लगाया हुआ है. ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, और इस कंपाउंड सेंटेंस में आप में से जिन लोगों ने मुझसे पढ़ी हुई है प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, उन्हें पता होगा कि हम ऐसे मेन क्लॉज को कंपाउंड सेंटेंस जब हम बना रहे होते हैं तो हम जोड़ते हैं मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मेन क्लॉज. यहाँ पे हम जुमला ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, सो अगर हम चाहें तो हमारा जुमला जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो सकता है इधर एक मेन क्लॉज के बाद, और अगर हम इसे कंटिन्यू करें तो एक और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी और एक और मेन क्लॉज. अब हमारे जो स्टूडेंट है उसने ये वाला जुमला जो है इसमें 3 मेन क्लॉजेस बनाई हैं और तीनों को 3 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा. यहाँ पे उसने कॉमा लगाया नहीं और यहाँ पे उसने सेमी कॉलन लगा दिया, यानी स्टूडेंट को पंक्चुएशन की भी नो हाउ है ही नहीं.
So this is a poor thesis statement. अच्छा आगे चले. No one wants the fate of minorities. Minorities are persecuted around the world and history. अच्छा ओके, ये तो सेम ही मुझसे कॉपी पेस्ट हो गई है. ये क्योंकि सेम आ गई है तो अब इसको तो डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है. हमने ये 7 जो थीसिस स्टेटमेंट्स हैं डिस्कस किए हैं. आपको इनको देख के आइडिया हुआ होगा कि बहुत दफ़ा हमारा जो स्टूडेंट होता है उसके जहन में बात क्लियर होगी, लेकिन क्योंकि उसका एक्सप्रेशन वीक है या उसके पास एक्सप्रेशन है ही नहीं, तो वो कह ही नहीं पाता कि उसके जहन में क्या है. और अगर आप नहीं कह पा रहे तो फिर एग्जामिनर का फॉल्ट नहीं है, द फॉल्ट इज़ योर्स. आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि आप जो बात कहना चाहते हैं उसको इफेक्टिवली कह सकें. अब ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट का हमने देखा कि स्टूडेंट्स थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिख रहे हैं. एंड वी हैव येट टू डिस्कस कि एक अच्छी स्टेटमेंट क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है. उसके लिए मैंने सिलेक्शन की है डिफरेंट राइटअप्स में से थीसिस स्टेटमेंट की, ताकि आप पढ़ें और आपको आइडिया हो. और मैंने खुद भी थीसिस स्टेटमेंट लिखी है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से थीसिस स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं. This is all in this lecture. I'll see you in another video.